पहली बार मैंने बंदूक छुई और 6000 मीटर दूर से ही सारे निशाने बिल्कुल केंद्र पर लगा दिए। लेकिन जागृति अवेकनिंग वाले दिन मुझे हमेशा के लिए किसी भी हथियार को छूने से प्रतिबंधित कर दिया गया। केवल सैन्य शस्त्रागार ही नहीं बल्कि खिलौना बंदूक तक मेरे लिए प्रतिबंधित वस्तु घोषित कर दी गई, क्योंकि मेरे पेशे प्रोफेशन को सक्रिय करने की शर्त थी कि मुझे 1 करोड़ 100 मिलियन परफेक्ट हिट लगाने होंगे। इसी वजह से मेरे गुरु एक एक करके मुझे यह पेशा छोड़ने के लिए समझाने लगे। यहाँ तक कि सेना के बड़े अधिकारी भी मान चुके थे कि यह असंभव कार्य है और मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, 5 साल तक स्कूल में पड़े रहना और किसी भी कीमत पर स्नातक ग्रेजुएशन न करना, क्योंकि केवल स्कूल का वर्चुअल ट्रेनिंग रूम ही मुझे हथियारों का उपयोग करने देता था। और आज मैं 9 करोड़ 90 लाख 19 में 1000 गोलियां चला चुका था। अब केवल आखिरी 1000 गोलियां बाकी थी। मैंने गहरी सांस ली, बगल में रखी मशीन गन उठाई और लक्ष्य पर लगातार गोलियां बरसाने लगा। पूरे 5 साल इस दुनिया में जहां खेल गेम वास्तविकता में घुस चुका था और राक्षस हर जगह फैले हुए थे, हर वयस्क के पास केवल 30% संभावना होती थी कि वह अपना पेशा जागृत कर सके। हर साल हजारों जागृत लोग युद्ध भूमि में मारे जाते थे। सोचा जा सकता है कि इन 5 वर्षों में मैंने कितनी बेशर्मी से स्कूल छोड़ने से इनकार किया होगा। तभी पीछे से परिचित उपहास सुनाई दिया। बिना पीछे देखे ही मैं समझ गया कि स्कूल के वे छात्र आ गए हैं जो पहले ही सफलतापूर्वक अपना दूसरा पेशा बदल चुके थे और मुझे देखने आए थे। सीनियर जेंग फिर से मेहनत करने का नाटक कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और आप अब भी यहाँ खिलौना बंदूक से खेल रहे हैं। पीले बालों वाला एक लड़का व्यंग्य से बोला। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और निशाने पर ध्यान केंद्रित किए रखा। पिछले 5 वर्षों में ऐसी बातें मैंने अनगिनत बार सुनी थी। मैं तो कब का इन आवाजों को अपनी प्रेरणा में बदलना सीख चुका था। आखिरी गोली चली। डिंग, बधाई हो, आपने अपने पेशे को सक्रिय करने का कार्य पूरा कर लिया है। सिस्टम ने दर्ज किया है कि आपने सक्रियण अवधि में चलाई गई हर गोली को सटीक निशाने पर लगाया है। आपने ऐसा कारनामा किया है जो न पहले किसी ने किया और न भविष्य में कोई कर पाएगा। आपके पेशे की शक्ति सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा दी गई है। सुपर अपग्रेडेड पेशा सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। पेशा प्रतिभा, सीमा उत्कर्ष, अल्टीमेट असेंशन। आपके सभी पेशेवर कौशल अब सर्वोच्च श्रेणी के जागृति कौशल हैं। आपकी जानकारी किसी भी माध्यम से जबरन नहीं देखी जा सकती। आप अपने ही कौशलों से कभी घायल नहीं होंगे। निष्क्रिय कौशल, विश्व शस्त्रागार, वर्ल्ड आर्सेनल। ऊर्जा समाप्त होने पर भी आप बिना किसी खर्च के एक बार कौशल का उपयोग कर सकते हैं। सक्रिय कौशल, विनाश किरण, डिस्ट्रक्शन रे। आकाश से 18 विशाल 100 मीटर व्यास वाली विनाशकारी ऊर्जा किरणें गिरती हैं। ये उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार हमला करती है और लक्ष्य को लॉक कर देती है। सारे कौशल जागृति कौशल हैं। क्या यही चीट हैक मिलने का एहसास है? उस क्षण मेरा मन अपार आनंद से भर गया। मैं तुरंत स्नातक परीक्षा देने के लिए गुप्त लोक सभागार सीक्रेट रियल्म हॉल की ओर निकल पड़ा। इस समय वहाँ भारी भीड़ थी। अनगिनत नए जागृत लोग परीक्षा देने आए हुए थे। अगला, एक कर्मचारी बिना सिर उठाए पुकार रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पूरे सभागार में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसने तो प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं दी थी, फिर यह अंदर कैसे आ गया? इसमें ऐसा खास क्या है? देखो कितना घमंडी बन रहा है। क्या सच में यह जागृत हो गया है? थोड़ी देर में इसकी अच्छी बेइज्जती होगी। मैंने इन सभी बातों को अनदेखा किया और सीधे टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गया। एक चमकदार रोशनी चमकी। अगले ही पल मैं गोब्लिन गुप्त लोक में पहुंच गया। यह एक विशाल जंगल था। दूर एक गोब्लिन किला दिखाई दे रहा था। आसपास के अन्य जागृत लोग पहले ही टीम बनाकर राक्षसों का शिकार शुरू कर चुके थे। लेकिन कोई भी एक ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था जिसे वे बेकार पेशे वाला समझते थे, और यह मेरे लिए बिल्कुल सही था। अब मैं अपने नए कौशल की ताकत आजमा सकता था। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया, अंगूठे से दूरी नापी और आखिरकार अपना लक्ष्य गोब्लिन किले के केंद्र पर तय कर लिया। विनाश किरण। मेरे छोटे से आदेश के साथ ही पूरे क्षेत्र में उग्र ऊर्जा कणों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आकाश से 100 मीटर व्यास वाली 18 विशाल ऊर्जा किरणें गिर पड़ी। वे सीधे गोब्लिन किले पर आ गिरी। भयंकर विस्फोट। ऊर्जा की किरणें घूमते हुए चारों ओर फैल गईं। जहां जहां वे गुजरी वहां सब कुछ मिट गया। दसियों हजार गोब्लिन सैनिक एक ही पल में राख बन गए। जो छात्र किसी तरह बच गए थे वे भय से कांपते हुए पागलों की तरह भागने लगे और मेरा अनुभव EXP पागलों की तरह बढ़ने लगा। एक ही बार मिस्टर OT1। वाह, कितना मजा आ गया। इसके बाद मैंने अपना स्टोरेज ब्रेसलेट सक्रिय किया। जमीन पर बिखरे दसियों हजार उपकरण, वस्तुएं और वह सुनहरी चमकती हुई SSS ग्रेड क्लियर प्रमाण पत्र टोकन, सब कुछ एक ही पल में मेरे संग्रह में समा गया। जब मैं ढह चुके गुप्त लोक से बाहर निकला, पूरा सभागार बिल्कुल शांत था। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई राक्षस सामने खड़ा हो। कर्मचारी के हाथ से रिकॉर्ड बोर्ड धप की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह हकलाते हुए बोला। उसी समय जियांगचुआन हाई स्कूल के शिक्षकों के कार्यालय में माहौल कुछ अजीब था। कुछ शिक्षक इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस निकम्मे बार बार फेल होने वाले छात्र को स्कूल छोड़ने पर कैसे मजबूर किया जाए। मुझे लगता है यह बस डरपोक है। अगर यह यहीं रहा तो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा खराब होगी। हाँ, कोई तरीका निकालना होगा कि यह खुद ही स्कूल छोड़ दे। तभी कार्यालय का दरवाजा खुला। मैं अंदर चला गया। शिक्षक किन, मैं स्नातक होने के लिए आवेदन करने आया हूँ। मैंने मेज पर धीरे से एक सुनहरी ड्रैगन आकृति से उकेरी हुई पदक रख दी।
दी। उस पदक पर बने 5 चमचमाते एस अक्षर देखते ही पूरा कार्यालय स्तब्ध रह गया। जो शिक्षक अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके चेहरे तुरंत जम गए। SSSS ग्रेड पास टोकन। सबने एक साथ ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में उपहास की जगह अब केवल स्तब्धता थी। माफ कीजिए, इतने साल रुकने के बाद भी मुझे केवल यही मूल्यांकन मिल पाया। लगता है मैं सचमुच थोड़ा आलसी था, मैंने हल्की सांस भरते हुए कहा। यह सुनते ही सभी शिक्षकों के चेहरे काले पड़ गए। अंदर ही अंदर वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। मैंने उनकी ओर दोबारा नहीं देखा, हाथ हिलाकर विदा कहा और स्कूल से बाहर निकल गया। अब जबकि मेरे पास इतना शक्तिशाली वरदान था, विश्वविद्यालय मेरी पहली पसंद नहीं था। इसके बाद मैंने अपना कौशल वृक्ष स्किल ट्री खोला। पैनल पर फैला विशाल कौशल वृक्ष अनगिनत शाखाओं में विभाजित था। हर शाखा पर एक अद्वितीय जागृति कौशल मौजूद था। मैंने उनमें से 2 नए कौशल चुने। प्रथम, पूर्ण संहार एब्सोल्यूट स्लॉटर। निष्क्रिय कौशल, अब हर गोली में विस्फोटक प्रभाव होगा। केवल उंगली चटकाने पर लक्ष्य को लगी सभी गोलियां एक साथ फट जाएंगी। विस्फोट की शक्ति आपकी ताकत के साथ बढ़ेगी। हर 100 शक्ति अनुसार 1 टन TNT के बराबर विस्फोट। कवच भेदन प्रभाव 120% बढ़ जाएगा। द्वितीय, क्वांटम मून स्टेप क्वांटम मून शिफ्ट। चांदनी पर कदम रखते हुए अत्यंत तीव्र गति से स्थान परिवर्तन। हवा में लगातार छलांग लगाई जा सकती है। कौशल सक्रिय होने पर शरीर 10 सेकंड तक क्वांटम अवस्था में रहेगा और किसी भी लक्ष्य का निशाना नहीं बन सकेगा। और इन दोनों कौशलों को सीखने के लिए पूरे 2 करोड़ जिजिन सिक्कों की आवश्यकता थी। लेकिन मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई। मैंने ट्रेडिंग मार्केट खोला और अभी अभी गोबलिन गुप्त लोक से प्राप्त दसियों हजार उपकरण और वस्तुओं को 10% छूट पर बिक्री के लिए लगा दिया। लगभग उसी क्षण मेरे व्यक्तिगत पैनल पर सफल लेन देन के संदेशों की बाढ़ आ गई। मेरे खाते की शेष राशि बढ़कर 34 करोड़ हो गई। कौशल सीखने के बाद मैंने तुरंत 1 करोड़ से अधिक खर्च करके पूरी एक सेट लेजेंडरी ग्रेड उपकरण और अनंत गोलियों इन्फिनिट एमो वाली एक जोड़ी पिस्तौल खरीद ली। पूरे उपकरण सेट के बोनस से मेरी विशेषताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शक्ति स्ट्रेंथ सीधे 2150 अंक तक पहुंच गई। मैं सीधे ब्लैक आई ज्वालामुखी की ओर निकल पड़ा। मुझे तो टेलीपोर्टेशन एरे तक जाने की भी आलस थी। मैंने सीधे क्वांटम मून स्टेप सक्रिय किया और मेरा शरीर प्रकाश की एक किरण बनकर 200 किलोमीटर दूर स्थित ब्लैक आई ज्वालामुखी की ओर उड़ गया। नीचे अभी अभी स्नातक हुए छात्रों का एक दल मुश्किल से 10 से अधिक स्तर वाले राक्षसों से लड़ रहा था। उन्हें केवल एक धुंधली परछाई अपने सिर के ऊपर से गुजरती दिखाई दी। उसके पैरों से निकली वायु तरंगों ने उस एलीट राक्षस को भी पल भर में मार गिराया जिसे वे काफी देर से घेर कर लड़ रहे थे। धत तेरे की, कोई बड़ा खिलाड़ी बस गुजरा और राक्षस को सेकंडों में मार गया। छात्र स्तब्ध रह गए और बड़े खिलाड़ी द्वारा छोड़े गए ड्रॉप्स को लूटने के लिए टूट पड़े। कुछ ही देर में मैं ब्लैक आई ज्वालामुखी पहुंच गया। यहाँ हर तरफ लेवल 6 स्टार के राक्षस फैले हुए थे। जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, एक लेवल 60 ऑब्सिडियन दैत्य की आंखों से लेजर निकल पड़ी। बगल का अग्नि आत्मिक राक्षस जहरीला द्रव उगलने लगा। दूर से भी दर्जनों हमले एक साथ मेरी ओर आने लगे, लेकिन मैं बस शांत खड़ा रहा। अचानक मेरा शरीर किसी भूत की तरह धुंधला हो गया। सभी हमले मेरे शरीर को आर पार करते हुए पीछे के पहाड़ों में जा धंसे। क्वांटम अवस्था सचमुच दिलचस्प है। 10 सेकंड की अजेय अवस्था समाप्त होते ही मैंने अपनी कमर से दोनों पिस्तौलें निकाल ली। सामने मौजूद सभी राक्षसों ने उसी पल मृत्यु का आभास कर लिया। वे मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी दोनों पिस्तौलों से आग की वर्षा होने लगी। क्षण भर में पूरा राक्षस दल गोलियों से छलनी हो गया। अनुभव अंक तेजी से बढ़े और मैं लगातार 2 स्तर ऊपर पहुंच गया। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। साधारण राक्षस अभी भी बहुत कमजोर थे। मैंने अपनी नजर दूर स्थित उस विशाल ज्वालामुखी पर डाली। वहां 10 लॉर्ड स्तर के खजाने मौजूद थे। उसी समय ज्वालामुखी के भीतर लगभग 100 लोगों का एक अभियान दल दसियों हजार राक्षसों से घिर चुका था। दल का कप्तान निराश होकर आदेश दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे पूरी तरह से चारों ओर से घिर चुके थे। तभी एक व्यक्ति आराम से चलता हुआ भीतर आया। उसके हाथों में दोनों पिस्तौलें बेहद शालीनता से घूम रही थीं, मानो वह अपने ही घर के पिछवाड़े में टहल रहा हो। यहाँ लॉर्ड का दैवीय क्षेत्र डोमेन है। अंदर आ गए तो सामान्य तरीकों से भागना असंभव है। जल्दी बाहर जाकर मदद बुलाओ, किसी ने मेरी ओर चिल्लाकर कहा। लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी की भयभीत निगाहों के बीच मैं सीधे युद्ध भूमि में उतर गया। बारिश की तरह गोलियां बरसने लगी। मेरी चाल किसी मृत्यु नृत्य जैसी सुंदर थी। मैं हवा में घूमता, पलटियां खाता और दोनों हाथों से लगातार गोलियां चलाता रहा। हर गोली अपने साथियों से बचते हुए सीधे छोटे राक्षसों को छलनी कर देती। यहाँ तक कि लॉर्ड स्तर का विशाल राक्षस भी मेरी गोलियों से दर्द में दहाड़ने लगा। 100 लोगों का दल यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उन्होंने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और बाहर की ओर भाग निकले। अचानक विशाल राक्षस लॉर्ड ने दहाड़ लगाई। उसने सामूहिक पुनर्जीवन मास रेजरेक्शन कौशल का प्रयोग किया। अभी अभी मारे गए सभी छोटे राक्षस फिर से जीवित हो उठे। जो लोग बाहर निकल चुके थे वे घबरा कर चिल्लाए, भाई जल्दी भागो, इन राक्षसों को मारा ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं ऊंची छलांग लगाकर एक उभरी हुई चट्टान पर उतर गया। फिर मैंने अपनी दोनों पिस्तौलें वापस रख दी। तुम लोग अभी तक दूर क्यों नहीं गए? क्या मेरी कला देखना चाहते हो? सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि मैं नीचे दहाड़ती हुई राक्षसों की विशाल सेना की ओर देख रहा था। फिर मैंने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाई। कला यानी विस्फोट। उसी क्षण सभी राक्षसों के शरीर के भीतर मौजूद वे हजारों गोलियां, जिन्हें
जिन्हें मैंने अभी अभी दागा था एक साथ फट पड़ी। कल्पना से परे एक भीषण विस्फोट पूरे आकाश में गूंज उठा। भीतर से बाहर की ओर हुए इस महाविस्फोट ने पूरे ब्लैक रॉक ज्वालामुखी को हवा में उड़ा दिया। एक विशाल मशरूम बादल आकाश में उठ खड़ा हुआ। मेरा अनुभव बार फिर पागलों की तरह बढ़ गया, लेकिन मेरी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 10 लॉर्ड स्तर के राक्षसों में से किसी एक के भी मारे जाने का संकेत नहीं मिला। बड़े भाई, क्या पूछ सकता हूँ कि आप किस गिल्ड से हैं? इस बार सचमुच आपकी वजह से हमारी जान बची। धुएं के पूरी तरह छौंकने से पहले ही अभियान दल का नेता नान कप्तान अपने साथियों के साथ मेरे पास आया और आभार व्यक्त करने लगा, लेकिन तभी धरती फिर से जोरों से कांपने लगी। जो ज्वालामुखी अभी अभी गहरे गड्ढे में बदल गया था, उसके भीतर से आसमान छूती काली ऊर्जा फूट पड़ी। अभियान दल के सभी सदस्य उस आभा को महसूस करते ही कांप उठे। कुछ समय पहले वे लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और उसका कारण यही विचित्र काली ऊर्जा थी। अब उस काली ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सामने आ चुका था। 100 मीटर ऊंची विशाल खोपड़ी जमीन के भीतर से बाहर निकली। उसके चारों ओर अभी अभी मारे गए विशाल राक्षसों की आत्माएं मंडरा रही थीं। मैंने फिर से अपनी दोनों पिस्तौलें निकाल ली। जब सभी लोगों ने सिर उठाकर उस सूर्य को ढक देने वाली विशाल खोपड़ी की जानकारी देखी, उनके पैरों से जैसे जान निकल गई। मृत आत्मा शूरवीर का सिर, डेथ नाइट हेड, स्तर 360। बाकी सभी विशेषताएं, कभी महान लॉर्ड डेथ नाइट का सिर काट दिया गया था और वह बिना सिर वाला घुड़सवार बन गया था, और यह उसी का खोया हुआ सिर था। कुछ लोग तो डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गए। डेथ नाइट तो ऐसा भयावह अस्तित्व था जो राष्ट्रीय स्तर के आपदा राक्षसों का सामना कर सकता था। सुना था कि उसे मारने के लिए 10 महान गिल्डों ने मिलकर अभियान चलाया था। उस युद्ध में 6 एल्डर मारे गए थे, तब जाकर उसे हराया जा सका था। लेकिन किसने सोचा था उसका सिर यहाँ छिपा होगा, और उसी ने पूरे क्षेत्र के सभी राक्षसों को विकृत, म्यूटेट कर दिया था। विशाल खोपड़ी की आंखों में नीली आत्मिक अग्नि जल उठी। उसकी एक दहाड़ ने सबके कान सुन्न कर दिए। उसने अपना मुंह खोला। असीम अंधकार ने पल भर में हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को निगल लिया। पूरा ब्लैक रॉक नगर अचानक छाए इस अंधकार में डूब गया। निवासी घबराकर इधर उधर भागने लगे। मृत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं और आपदा राक्षस लगातार प्रकट होने लगे। साधारण लोगों के लिए ऐसी आपदा में भाग निकलने का अवसर भी नहीं था। नगर की प्राचीर पर घनी दाढ़ी वाला एक मध्य वय पुरुष दूर क्षितिज को घूर रहा था। डेथ नाइट का कौशल, क्या उसे तो पहले ही नष्ट नहीं कर दिया गया था? वह था ब्लैक रॉक नगर का वर्तमान नगराध्यक्ष। इस समय उसका हृदय गहरी चिंता से भरा हुआ था। यदि सचमुच डेथ नाइट पुनर्जीवित हो गया तो उसकी शक्ति के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। दिलचस्प, एक मरे हुए प्राणी का अवशेष यहाँ तक भाग आया है। अचानक उसके पीछे से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। नगराध्यक्ष तुरंत मुड़ा। उसने देखा कि 5धारी वस्त्र पहने, सफेद बालों वाला एक वृद्ध हाथ पीछे बांधे दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। पुराने नगराध्यक्ष, क्या आप तो छठे परिवर्तन, 6th जॉब एडवांसमेंट के लिए एकांत साधना नहीं कर रहे थे? मध्य वय नगराध्यक्ष तुरंत आगे बढ़ा और आदर पूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। जब मरे हुए प्राणी हमारे दरवाजे तक आ पहुंचे हैं तो फिर कैसी साधना? सावधानी के लिए तुरंत आसपास के नगरों के जागृत योद्धाओं से संपर्क करो और सहायता मांगो। दृश्य फिर से ब्लैक आई ज्वालामुखी की ओर लौटता है। आकाश में रक्तिम लाल चांद ऊंचा चमक रहा था। मृत आत्मा का विशाल सिर धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगा। विशाल मुंह ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। अभी अभी मरे हुए लावा दैत्य और अन्य सभी राक्षस भूतिया रूप में फिर से जीवित हो उठे। उनके पूरे शरीर पर नीली भूतियां लपटें लिपटी हुई थीं। उनकी शक्ति पहले से भी अधिक हो चुकी थी और उनके कौशल भी कहीं अधिक रहस्यमय और भयावह बन गए थे। खत्म हो गया। ये राक्षस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। 100 लोगों की टीम के चेहरों पर निराशा छा गई। वे पहले ही साधारण लावा दैत्यों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अब इन मृतात्मा शक्ति से सशक्त रूपों के सामने उनकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। 2 लावा दैत्यों ने एक साथ अपना पैर पटका। पल भर में 10 किलोमीटर के दायरे की धरती फट गई। अनगिनत भूतियां अग्निस्तंभ आकाश की ओर उठ खड़े हुए। पीछे मौजूद लोग उस आघात से उछलकर दूर जा गिरे। उनकी हालत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वे इस स्तर के हमले को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते थे। लेकिन मृतात्मा का सिर रुका नहीं। उसने अपना विशाल मुंह खोला और आसपास के सभी कमजोर राक्षसों की आत्माओं को निगलकर अपने भीतर मिला लिया। अनगिनत आत्माओं के एकत्र होने के साथ धीरे धीरे एक भयानक एलीट कमांडर का जन्म हुआ। इंसान लोली, एलीट राक्षस, स्तर 60। उसके हाथ में लाल रंग का कागजी छाता था। काले लोलिटा वस्त्र पहने वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। उसने अपनी जीभ से होंठ चाटे। उसकी रक्तिम आंखों में खतरनाक चमक झिलमिला रही थी। दल की महिला ग्रिड मैच घबराकर चारों ओर देखने लगी। अब उन्हें बचाने वाला केवल वही रहस्यमय बड़ा खिलाड़ी हो सकता था। मैं बस बेपरवाही से अपनी पिस्तौल घुमा रहा था। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मृतात्मा का सिर जितने अधिक राक्षस बुलाता, मैं उतना ही खुश होता। आखिर ये सब मेरे लिए मुफ्त का अनुभव और उपकरण थे। वह हंसकर बोली, तुम्हें लोगों का चुनाव करना तो अच्छी तरह आता है। बस हर दिन कुछ इंसानों को मेरे भोजन के रूप में लाया करो और साथ में मेरे पैरों को भी चाट कर साफ कर दिया करो। मैंने घृणा से उसकी ओर देखा। माफ करना, मुझे टेंटिकल्स, स्पर्शकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनते ही इंसान लोली के बाल गुस्से से खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपना लाल छाता उठाया, धाए 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 लगातार 3 गोलियां चली। लोली के छाता पकड़े हुए हाथ को उसी
क्षण उड़ा दिया गया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। आखिर सामान्य गनर तो मुख्य रूप से कौशलों पर निर्भर रहते हैं। भला कौन साधारण हमलों की सटीकता का अलग से अभ्यास करता है। उसी समय मृतात्मा का सिर दहाड़ा। उसके मुंह में सूर्य जितना चमकदार एक ऊर्जा गोला बनने लगा। मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैंने आराम से अपना अंगूठा उठाया और दूरी का अनुमान लगाया। विनाश किरण। मेरे शब्द समाप्त होते ही आकाश से प्रकाश का एक विशाल स्तंभ गिरा। 300 से अधिक स्तर वाला मृतात्मा का सिर कागज की तरह पल भर में आर पार छेद दिया गया। चारों ओर फैला अंधकार तेजी से समाप्त होने लगा। उसी समय जल्दबाजी में पहुंचे ब्लैक रॉक नगर के पूर्व नगराध्यक्ष और वर्तमान नगराध्यक्ष एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। जिस राक्षस ने यह क्षेत्र बनाया था उसे खत्म कर दिया गया। पूर्व नगराध्यक्ष की धुंधली आंखें आश्चर्य से भर गईं। उधर मैं शांतिपूर्वक युद्ध की लूट समेट रहा था। लेजेंडरी ग्रेड वस्तु प्राप्त हुई। 10,000 आत्माओं का क्लासिक ग्रंथ। वीर ग्रेड उपकरण प्राप्त हुआ। मृतात्मा लेग आर्मर। फिर मैंने उंगली से हल्का सा इशारा किया। क्वांटम मून स्टेप सक्रिय हुआ। मेरा शरीर एक पल में गायब हो गया। अभी वह क्या था? पूर्व नगराध्यक्ष की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपनी शक्ति के बावजूद वह केवल इतना देख पाया कि वह एक युवा गनर था। वरिष्ठ महोदय, क्या हुआ? मध्यवय नगराध्यक्ष ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, पहले चलकर स्थिति देखते हैं। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे 100 लोगों की टीम अभी भी सदमे में थी। एक गनर ने हाथ उठाया और उस दुष्ट आत्मा को तुरंत मार डाला। दल के नेता ने उत्साह से बताया, लेकिन तब तक मैं वहां से जा चुका था। पूर्व नगराध्यक्ष ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि वही युवा व्यक्ति वह शक्तिशाली योद्धा था जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हमारे क्षेत्र में इतना शक्तिशाली जागृत व्यक्ति भी है। उसके बाद मैं फिर से जॉब ट्रांसफर हॉल पहुंचा। नमस्ते, मैं अपना दूसरा जॉब ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। मैंने अपना पहचान पत्र काउंटर पर बैठी जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की को दे दिया। वह मुझे जॉब ट्रांसफर स्टोन के सामने ले गई। मैंने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। अगर दूसरा जॉब ट्रांसफर सफल हो गया तो मैं और भी जबरदस्त कौशल सीख सकूंगा। साथ ही मुफ्त में 1000 अतिरिक्त गुण अंक भी मिलेंगे। जैसे ही मैंने अपना हाथ ट्रांसफर स्टोन पर रखा, मेरे सामने एक पैनल खुल गया। दूसरे जॉब ट्रांसफर की शर्तें। पहली, लेवल 60 के गुप्त लोक विच फॉरेस्ट को SSS रैंक के साथ पूरा करना। दूसरी, रैंक्ड एरिना में लगातार 100 जीत हासिल करना। वाह, अब समझ आया कि इतने लोग पूरी जिंदगी दूसरे जॉब ट्रांसफर पर ही क्यों अटक जाते हैं। केवल SSS रैंक ही अधिकांश लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देती है, और लगातार 100 जीत, यह तो लगभग असंभव जैसा था। लेकिन मेरे लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने आराम से मिशन स्वीकार कर लिया। जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आधा साल बाद फिर मिलते हैं। मैंने शांति से जवाब दिया, धन्यवाद, मेरा मिशन तो काफी आसान है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे विच फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने पहले ब्लैक आई ज्वालामुखी से मिले सभी उपकरण बेच दिए। मेरे खाते की राशि सीधे बढ़कर 1.1 अरब हो गई। बिना देर किए मैंने स्किल ट्री से एक नया कौशल सीख लिया। 1000 हाथ साइबर गुआनाइन। उपयोगकर्ता स्वर्गीय तकनीक से निर्मित साइबर गुआनाइन मेका को युद्ध के लिए बुलाता है। इस मेका के साथ शक्तिशाली कौशल आते हैं। उपयोगकर्ता इसके बाहर निकलने के बाद किसी भी समय इसके ऊर्जा कोर को विस्फोटित कर सकता है। इसके साथ एक साइबर इलेक्ट्रॉनिक लकड़ी की मछली भी आती है। साइबर गुआनाइन, यह तो कमाल है। मेरी आंखें चमक उठी। ये न केवल टैंक की तरह लड़ सकता है, बल्कि बाद में परमाणु बम की तरह भी फट सकता है। यही तो असली मर्दों का रोमांस है। कौशल सीखने के बाद मैं सीधे विच फॉरेस्ट के पोर्टल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही हजारों ध्वनि तरंग चमगादड़ चीखते हुए मेरी ओर टूट पड़े। उनके साथ बड़ी संख्या में भेड़िया दैत्य भी आ गए। मैंने तो पलक तक नहीं झपकाई, सीधे क्वांटम मून स्टेप की अमूर्त अवस्था सक्रिय कर दी। सभी हमले मेरे शरीर को आर पार करते हुए निकल गए। साइबर मेका मोड सक्रिय। अनगिनत मेका के टुकड़े हवा में प्रकट हुए और मेरे चारों ओर जुड़ने लगे। क्षण भर में वे मिलकर लगभग 100 मीटर ऊंची यांत्रिक 1000 हाथ गुआनाइन में बदल गए। मैं कॉकपिट में बैठा नियंत्रण पैनल पर मौजूद दर्जनों बटन देखकर इतना रोमांचित हुआ कि लगभग हंस पड़ा। मैंने सबसे साधारण सामान्य हमला चुना। सैकड़ों यांत्रिक भुजाएं विशाल हथेलियां घुमाते हुए चारों ओर प्रहार करने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ध्वनि तरंग चमगादड़ और उनके पीछे के सूखे पेड़ सब चकनाचूर होकर धूल बन गए। भेड़िया दैत्यों के पूरे झुंड सीधे मांस के ढेर में बदल गए। डिंग। अत्यधिक क्षति पहुंचाने के कारण मूल्यांकन बढ़कर C रैंक हो गया। मैंने उत्साह से चिल्लाया, इतनी सारी भुजाएं एक साथ हमला करें। अगर यह नारुतो की दुनिया होती तो यह दुनिया को नष्ट कर देने वाला अंतिम परम कौशल कहलाता। लेकिन मेरे लिए, माफ करना, यह तो केवल मेरा एक साधारण हमला है। SSS रैंक पाने के लिए मेरा लक्ष्य केवल एक था, गुप्त लोक की सबसे गहराई में मौजूद लॉर्ड। मैं इस विशाल मेका को बुलडोजर की तरह चलाते हुए पूरे विच फॉरेस्ट में धड़ल्ले से आगे बढ़ने लगा। साथ ही इससे गुप्त लोक के भीतर मौजूद अन्य जागृत लोग भी चौंक उठे। धत तेरे की, वो आखिर चीज क्या है? गुप्त लोक की गहराई में मौजूद एक विशेष अभियान दल ने दूर दिखाई दे रही उस विशाल बुद्ध जैसी यांत्रिक आकृति को देखा और सबके होश उड़ गए। गुआनाइन मेका, मैंने आज तक ऐसा कोई राक्षस नहीं सुना। क्या तुम्हें ब्लैक रॉक नगर की खबर याद है? वहाँ अभी अभी एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुई थी। क्या यह लोहे का गुआनाइन, क्या वह भी उसी स्तर की कोई चीज है? देखो, वह जिस दिशा में जा रहा है वह सीधे गुप्त लोक के बॉस भ्रष्ट विशाल ड्रैगन, करप्टेड ड्रैगन की ओर जा रहा है। गया काम से। क्या ये दोनों बॉस आपस में लड़ने वाले हैं या फिर हाथ मिलाने
जाने वाले हैं। घबराहट तेजी से फैल गई। इन जागृत लोगों ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत आपातकालीन संचार उपकरण के माध्यम से बाहरी दुनिया को सर्वोच्च स्तर की चेतावनी भेज दी। मुख्यालय को सूचना मिलते ही सबसे पहले तीखी चेतावनी सायरन बजा दी गई। एक संचार अधिकारी हड़बड़ाते हुए सर्वोच्च कमांडर शाओ छिंगदी के कार्यालय में घुसा। सर, आपातकालीन रिपोर्ट। विच फॉरेस्ट में पहले कभी न देखा गया एक रहस्यमय लॉर्ड प्रकट हुआ है। संभावित रूप से यह स्वर्गीय तकनीक का जीव है। शाओ छिंगदी का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत कमांड प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और नीचे इकट्ठे हुए 10,000 से अधिक विशिष्ट सैनिकों को सबसे संक्षिप्त आदेश दिया। सभी द्वितीय परिवर्तन, सेकंड जॉब या उससे ऊपर के सैनिक तुरंत रवाना हों। विच फॉरेस्ट में एक रहस्यमय लॉर्ड प्रकट हुआ है जिसकी आकृति एक यांत्रिक गुआनाइन जैसी है। खतरे का स्तर सर्वोच्च। हमें तुरंत जांच करनी होगी और उसे भ्रष्ट ड्रैगन से मिलने से पहले रोकना होगा। आदेश मिलते ही युद्ध का भरपूर अनुभव रखने वाले 10,000 से अधिक सैनिक लाल धारा बनकर तेजी से विच फॉरेस्ट की ओर निकल पड़े। और इस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ऐसी सत्ता समझ लिया गया है जो पूरी सभ्यता का अंत कर सकती है। मैं तो बस अपने नए खिलौने को चलाते हुए रास्ते की हर चीज को कुचलता चला जा रहा था। आखिरकार जंगल के सबसे गहरे भाग में मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दिया। पूरा शरीर सड़ा गला भ्रष्ट विशाल ड्रैगन। ज्यादा बातें करने का समय नहीं था, सीधे लड़ाई शुरू। भ्रष्ट ड्रैगन ने मुंह खोलकर जहरीली ड्रैगन सांस छोड़ी। आसपास की हर चीज तुरंत मुरझा गई, लेकिन मेरे स्वर्गीय धातु से बने मेका पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसी क्षेत्र में जागृत लोगों का एक प्रतिष्ठित परिवार इस ड्रैगन पर हमला करने आया था, लेकिन उल्टा वे खुद गुफा के भीतर फंस गए। अब मौका देखकर वे तुरंत भाग निकले। भागने से पहले उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मेरा साइबर गुआनाइन मेका किसी कीड़े को पकड़ने की तरह अपनी अनगिनत भुजाओं से भ्रष्ट ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे दाएं बाएं पटकने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ ही क्षणों में भ्रष्ट ड्रैगन मांस के लोथड़े में बदल गया, लेकिन काले जादू के सहारे वह तुरंत फिर से जीवित हो उठा। मैं तो चाहता था कि तुम्हें जल्दी मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुम तो बड़े जिद्दी निकले। मैं कॉकपिट से बाहर निकल आया। साथ ही मैंने मेका को 30 सेकंड बाद आत्म विस्फोट के लिए सेट कर दिया। मेका फटने वाला है, मैं पहले निकल रहा हूँ, मैंने दूर खड़े जागृत लोगों की ओर ऊंची आवाज में कहा। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह हैरान थे, लेकिन उनके पैर बिजली की गति से भागने लगे। 30 सेकंड बाद एक भीषण विस्फोट ने सब कुछ निगल लिया। साइबर गुआनाइन के ऊर्जा कोर ने महल जितनी ऊंची अग्नि की मशरूम आकृति बनाते हुए पूरे गुप्त लोक को हिला दिया। मैं क्वांटम अमूर्त अवस्था में खड़ा उस विस्फोट की कला का शांतिपूर्वक आनंद ले रहा था। विस्फोट का प्रभाव इतना भयानक था कि उसकी लपटें गुप्त लोक के प्रवेश द्वार से बाहर तक निकल गईं। यहाँ तक कि सहायता के लिए पहुंची 10,000 सैनिकों की सेना और उप कमांडर तक उसके झटके से पीछे धकेल दिए गए। जब वे गुप्त लोक के भीतर पहुंचे, उन्हें केवल बर्बादी ही दिखाई दी। यहाँ तक कि राक्षसों द्वारा गिराए गए उपकरण भी गायब थे, क्योंकि मैं पहले ही सारी युद्ध लूट समेटकर जियांगछुआन शहर लौट चुका था। अब समय था दूसरे चरण का। एरिना में लगातार 100 जीत। मैंने गुप्त लोक से मिले उपकरणों को व्यवस्थित किया, साथ ही कुछ बेहतर गुणों वाले लेजेंडरी कवच पहन लिए। बाकी सामान बेचने की मुझे अभी जल्दी नहीं थी, दूसरे जॉब ट्रांसफर के बाद बेचूंगा। इसके बाद मैंने मिशन पैनल खोला। दूसरी शर्त सामने आई, रैंक्ड एरिना में लगातार 100 जीत प्राप्त करो। पता नहीं किस प्रतिभाशाली इंसान ने इतना क्रूर मिशन बनाया होगा। दूसरों के लिए यह लगभग मौत की सजा जैसा था। आखिर पेशों में एक दूसरे के खिलाफ स्वाभाविक बढ़त होती है। कोई भी हमेशा जीतने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लिए चाहे हत्यारा हो या योद्धा, सब एक ही गोली का मामला थे। वैसे भी मैंने पहले कभी एरिना नहीं खेली थी, इसलिए मैंने इंटरनेट पर इसके नियम देखे। काफी दिलचस्प थे। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एरिना सभी खिलाड़ियों की असली पहचान छिपा देता था। मैच पूरे देश से होते थे, यहाँ तक कि एक अकेला खिलाड़ी 10 लोगों की टीम को भी चुनौती दे सकता था। अगर जीत गया तो उसे लगातार जीत में गिना जाता था। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, इससे तो काफी समय बच जाएगा। नियम समझने के बाद मैं सीधे शहर के एरिना केंद्र पहुंच गया। रिसेप्शन पर कर्मचारी ने बड़े उत्साह से मेरा पंजीकरण किया। फिर उसने मुझे 1 लाख जिजिन सिक्कों की एक एरिना नेम प्लेट दी। ये छोटी सी चीज सुनिश्चित करती थी कि प्रतियोगी अंदर सचमुच न मरे। ज्यादा से ज्यादा उसे 100% दर्द का अनुभव होगा। मैंने नेम प्लेट हाथ में ली। 1 के बनाम 1 वाले पोर्टल की ओर देखा तक नहीं, सीधे सबसे कोने में बने 1 के बनाम 10 वाले पोर्टल की ओर बढ़ गया। सर, आप गलत आ गए हैं। वह पोर्टल एक अकेले व्यक्ति बनाम 10 लोगों के लिए है। कर्मचारी ने जल्दी से आवाज लगाई। आसपास मौजूद लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। एक नया खिलाड़ी पहली बार आया है और सीधे 10 लोगों को चुनौती दे रहा है। लगता है पागल है। मैंने हाथ हिलाया। गलत नहीं आया। इतना कहकर बिना पीछे देखे पोर्टल में प्रवेश कर गया। कर्मचारी ने मुझे सफलतापूर्वक अंदर जाते देखा और गहरी सांस भर ली। एक चमक के साथ मैं एक पूरी तरह सफेद तैयारी क्षेत्र में पहुंच गया। कृपया अपना एरिना नाम दर्ज करें। मैंने थोड़ा सोचा, फिर 2 शब्द लिख दिए, अद्वितीय वुशुआंग। दूसरी ओर रनिंग वुल्फ स्क्वाड के सभी सदस्य स्तब्ध थे। वे लेवल 60 रैंकिंग टीमों में भी मजबूत टीम माने जाते थे, लेकिन इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी केवल एक व्यक्ति था। उसी समय यह 1 बनाम 10 मुकाबला तुरंत लाइव प्रसारण में असंख्य दर्शकों को आकर्षित करने लगा। धत तेरे की, कोई नया खिलाड़ी सीधे 1 बनाम 10 खेलने आया है और सामने है झाओ रितियान की रनिंग वुल्फ टीम। वे लोग तो जानबूझकर दूसरे जॉब
जॉब ट्रांसफर से पहले लेवल 60 पर रुके हुए हैं ताकि विशेष उपाधि हासिल कर सकें। इस नए खिलाड़ी का नाम कभी सुना ही नहीं। मैं तो इस मैच में झाओ रितियान की टीम पर ही दांव लगाऊंगा। लाइव स्ट्रीम के 99% दर्शकों ने अपना दांव रनिंग वुल्फ टीम पर लगाया। उधर झाओ रितियान भी नाराज होकर अपने साथियों से बोला, एक गनर भी हमें चुनौती देने चला आया क्या? मैच मेकिंग सिस्टम हमारा मजाक उड़ा रहा है। काउंटरडाउन समाप्त हुआ। दोनों पक्ष अखाड़े में पहुंचे। सब अपनी अपनी जगह फैल गए। झाओ रितियान ने तुरंत आदेश दिया। रनिंग वुल्फ टीम पल भर में फैल गई और गनरों के खिलाफ सबसे पेशेवर युद्ध संरचना बना ली। लेकिन मैं आराम से अपनी दोनों पिस्तौलें निकाली और उनकी ओर केवल साधारण गोलियों की एक बौछार चला दी। क्या ये हमारा मजाक उड़ा रहा है? झाओ रितियान पूरी तरह सुन्न रह गया। दर्शकों की हैरानी भी अगले ही पल हंसी में बदल गई। लेकिन रनिंग वुल्फ टीम के प्रत्येक सदस्य का शरीर अचानक दर्जनों सूक्ष्म परमाणु बमों में बदल गया। अगले ही पल आकाश आग की लपटों से भर गया। पूरा रनिंग वुल्फ दल विस्फोटों में निगल लिया गया। पूरा लाइव स्ट्रीम 3 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। ये सच में गनर है? ये तो चलता फिरता परमाणु बम है। दूसरा मैच भी जल्दी ही शुरू हो गया। इस बार सामने था फॉर ईस्ट राष्ट्रीय शीर्ष 10 की टीम। जो नए दर्शक अभी अभी आए थे उन्होंने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे भारी अंतर को देखकर पागलों की तरह फॉर ईस्ट टीम पर दांव लगा दिया, जबकि पुराने दर्शक शरारती मुस्कान के साथ उल्टा मेरे पक्ष में दांव लगा रहे थे। नतीजा फिर वही रहा। 3 सेकंड और फिर एक उंगली की चुटकी, एक विशाल मशरूम बादल फिर से आसमान में उठ खड़ा हुआ। नए दर्शक स्क्रीन पर दुनिया को नष्ट कर देने वाले उस विस्फोट को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सच्चाई केवल मारक दूरी के भीतर होती है। इसके बाद राष्ट्रीय 8वां स्थान, राष्ट्रीय 7वां स्थान, विश्व का 5वां स्थान, विश्व का 3रा स्थान, विश्व का पहला स्थान। मैंने अपनी एरिना रैंकिंग की ओर देखा। मेरे अंक बढ़कर सीधे 20-10,000 हो चुके थे। साथ ही मुझे नया खिताब भी मिला, एरिना किंग। सभी गुण पलोस्थाउजार। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। ही मैं तो सिर्फ दूसरा जॉब ट्रांसफर करने आया था, लेकिन नंबर 1 भी बन गया। क्या मजा आ गया। इसके बाद मैं वापस जॉब ट्रांसफर हॉल पहुंचा। जुड़वां पोनीटेल वाली लड़की मुझे देखते ही ठीक से बोल भी नहीं पाई। तुमने इतना जल्दी मिशन पूरा कर लिया? ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक कौशल का मामला था, मैंने मुस्कुराकर कहा। फिर मैं पत्थर की शिला के सामने जाकर मिशन जमा करने लगा। मेरे सामने दूसरे जॉब के 2 विकल्प प्रकट हुए, वानचोंग गनर और गन गॉड गनर। एक नियंत्रण और तकनीक पर आधारित था, दूसरा पूरी तरह विनाशकारी शक्ति पर। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला विकल्प चुन लिया। आखिर तकनीक ही भविष्य है, शक्ति तो केवल एक साधन है। अपने भीतर उमड़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए मैंने अपना गुण पैनल खोला। मेरी शक्ति 800 से भी अधिक पहुंच चुकी थी। अब एक गोली की ताकत 48 टन TNT के बराबर थी। आगे चलकर शायद मैं परमाणु बमों को भी केवल पटाखों की तरह इस्तेमाल करूंगा। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं जॉब ट्रांसफर हॉल से निकलकर घर लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बैठक से टीवी की तेज आवाज सुनाई दी। मेरी आलसी मौसी सोफे पर बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में फैली हुई थी। एक हाथ से स्नैक्स खा रही थी, दूसरे हाथ से टीवी देख रही थी। मुझे तो यह पूछने की भी इच्छा नहीं हुई कि वह काम पर क्यों नहीं जाती, क्योंकि पूछने पर उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, मुझे अपने बड़े भाई पर बोझ बनना पसंद है। वैसे मौसी, मैंने अपना पेशा जागृत कर लिया है। मैंने मौका देकर यह बात बता दी। जियांग शिवे ने स्नैक्स पकड़े हाथ को जरा सा रोका, फिर आराम से बोली, अच्छा है, जागृत हो गए तो ठीक है। अब जब तुम जॉबधारी बन ही गए हो तो 2 दिन बाद तुम्हें अपने पैतृक घर भी वापस जाना होगा। पैतृक घर? मैं थोड़ा चौंक गया। आखिर इतने वर्षों में मैंने कभी अपने माता पिता से उस जगह का जिक्र तक नहीं सुना था। मत पूछो, तो समय आने पर खुद समझ जाओगे, जियांग शिवे ने टालते हुए कहा। वैसे तुम्हारा पेशा क्या है? गनर, मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में उत्तर दिया। फिर मुड़कर सीधे रसोई में चला गया, रात का खाना बनाने। जहाँ तक विश्वविद्यालय जाने जैसी छोटी बात थी, मैंने उसके बारे में बताने का सोचा भी नहीं। उधर बैठक में जियांग शिवे मेरे जाते हुए पीछे को देखकर हल्के से मुस्कुराई। अच्छा लड़का मुझसे बातें छिपाने लगा है और ऊपर से विषय बदलने की कोशिश भी कर रहा है। उसकी आंखों में उत्सुकता चमकी। उसने बिना किसी आवाज के मुझ पर सूचना जांच, इंफॉर्मेशन स्कैन कौशल का प्रयोग किया। अगर मैं उस समय पीछे मुड़कर देखता तो यकीनन हैरान रह जाता, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरी यह बेफिक्र मौसी लेवल 700 से भी अधिक की एक महाशक्तिशाली योद्धा थी। उसकी नजरों में पूरी दुनिया पल भर में आंकड़ों में बदल गई। सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति की पूरी जानकारी उसके सामने दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसे केवल एक धुंधला अराजक शून्य दिखाई दिया। ये क्या? मैं इसकी जानकारी क्यों नहीं देख पा रही हूँ? जियांग शिवे का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी दोनों आंखों में हल्की नीली रोशनी चमक उठी। उसने और भी शक्तिशाली सुपर लेवल निरीक्षण कौशल का प्रयोग किया। क्षण भर में लगभग 10 ली के दायरे के सभी विद्युत चुंबकीय संकेत बाधित हो गए। उधर मैं रसोई में सब्जियां काट रहा था। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि एग्जॉस्ट फैन अचानक पटक की आवाज के साथ बंद हो गया और जियांग शिवे का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। फिर भी नहीं, दिलचस्प। लगता है इस लड़के ने कोई असाधारण पेशा जागृत किया है, या फिर इसे कोई स्वर्ग विरोधी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रात के खाने की मेज पर मैंने मौसी को बड़े मजे से खाना खाते देखा। मैं खुद को टोके बिना नहीं रह सका। ऐसा मत समझना कि मेरे खाने की तारीफ करके मैं माँ से शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने आज तक एक बार भी खाना नहीं बनाया। अरे इतनी छोटी छोटी बातों
पर ध्यान मत दिया करो। जियांग शियुए हंस पड़ी। उसने अपने बैग से एक काला कार्ड निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। लो, इसे समझो कि तुम्हारे खाने का पैसा दे रही हूँ। एक दोस्त ने दिया था। मैंने कार्ड हाथ में लिया, बस एक नजर डाली और वहीं रुक गया। गिल्ड आवेदन कार्ड, मैकेनिकल मिस्ट सिटी, लेवल 12, विश्वविख्यात शीर्ष गिल्ड। यह तो शीर्ष गिल्ड का आवेदन कार्ड है। मैंने आश्चर्य से मौसी की ओर देखा। आपका वह दोस्त आखिर है कौन? जियांग शियुए गर्व से मुस्कुराई। तुम्हारी मौसी का पीछा करने वालों की कमी नहीं है। ऐसी चीज तो उनके लिए कुछ भी नहीं। खाना खत्म करने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में चला गया और कार्ड के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। इंटरनेट पर जो जानकारी मिली उसने मुझे चौंका दिया। मैकेनिकल मिस्ट सिटी देश की 3 सबसे बड़ी शीर्ष गिल्डों में से एक थी। उसके सदस्यों को मिलने वाले लाभ अविश्वसनीय थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह गिल्ड अपने सदस्यों की जबरदस्त रक्षा करती थी। मैंने तुरंत निर्णय ले लिया, कल ही आवेदन करूंगा। इतना अच्छा मौका बेकार छोड़ना ठीक नहीं। अगली सुबह मैं समाचार देख रहा था, लेकिन पाया कि आज की सभी मुख्य खबरें मेरे बारे में ही थी।